हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन का पेपर हुआ है दिसंबर का। देखते हैं जरा उसके सॉल्यूशन किस हिसाब से होने हैं। देखें वो क्या कह रहा है। स्टेट विद रीजन, रीजन भी बताने हैं बेटा। वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन कह रहा है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स must disclose all the relevant and reliable information in accordance with the full disclosure principle। बिल्कुल ठीक है बेटा, ट्रू है। रीजन क्या है बेटा इसका। रेलिवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, विच अफेक्ट द डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टर, वो रेलिवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है। तो बिल्कुल ट्रू है ये। आगे देखें। द गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स इज एडेड टू रेवेन्यू टू एसरटेन द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस निकालते वक्त गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स को मैं ऐड करता हूं या नहीं करता हूं, आप बताएं। बेटा ये ट्रू है। कुछ टीचर कह रहे हैं कि ये जो है ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। लेकिन ये ट्रू है बेटा। क्यों? क्योंकि AS5 भी अगर आप पढ़ेंगे, AS5 नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड में, तो ये बताया गया है कि इसका पार्ट बनता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है ये। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी बताई गई है। और उसका पार्ट बनता है बेटा ये। तो इस वजह से ये बेटा ट्रू है। आगे देखें। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश, बिल्कुल ठीक है, यहां तक नॉन कैश होता है। एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है वियर एंड टीयर की वजह से। विच इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर इफ देयर आर प्रॉफिट। ये दोनों बातें गलत हो गई बेटा, तो ये फॉल्स हो गया बेटा। डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। और वो कह रहा है कि ये केवल जब ही लगता है जब प्रॉफिट होता है, तो ये बात गलत है। आगे देखें। सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड इज एग्जांपल ऑफ एक्सक्लरेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। ये बात बिल्कुल ठीक है बेटा, ये ट्रू है। ये ट्रू क्यों है? देखो बेटा, सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड क्या कहता है, मान लो 5 साल एसेट यूज करनी है, तो 5, 4, 3, 2 और 1 डिवाइडेड बाय जो इसका सम आएगा उससे मैं डिवाइड करता हूं। ठीक है बेटा। तो पहले साल जो होता है वो आपका जो डेप्रिसिएशन होता है वो ज्यादा आता है, फिर कम आता है, फिर कम आता है, फिर कम आता है। तो इसी हिसाब से ये सॉल्यूशन ट्रू है, क्वेश्चन ट्रू है बेटा। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस 10 lakh incurred on the new unit in the existing business is capital expenditure। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है? नहीं बेटा। क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रीजन? क्योंकि लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं है, ये केवल कैसा है, एडवर्टाइजमेंट बेसिस पर किया गया खर्चा है। हाँ जी। डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स द ट्रेड डिस्काउंट। ये फॉल्स हो गया बेटा। हम तो ट्रेड डिस्काउंट को तो कभी लेते ही नहीं है। और इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस, ये भी फॉल्स है। आगे देखें। वो कह रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है बेटा? मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल पे मैंने वेजेस लगाकर उसे WIP बनाया, WIP से फिनिश गुड्स बनाया बेटा। तो ये जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में जो तब्दीली हुई है और इसमें जो कॉस्ट लगी है सारी की सारी, वो क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट है। हाँ जी। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का दूसरा नाम क्या है? WDV मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस का नाम क्या है? WDV मेथड। एक बात बताओ बेटा, अगर आपसे कहे
सीए बनने के बाद बताइए सीए साहब कि इस पर डब्ल्यूडीवी मेथड लगाएं या एसएलएम मेथड लगाएं या सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड लगाएं, तो क्या बताओगे आप कहेंगे कि साहब अगर इसका ये बताइए कि अगर रिपेयर जो है वो हर साल समान रूप में हो रही है तो लगाएंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, और अगर डेप्रिसिएशन और आपका जो है रिपेयर, बेटा रिपेयर बढ़ते ग्राफ में हो रही है तो क्या लगनी चाहिए, डब्ल्यूडीवी मेथड। सर डब्ल्यूडीवी मेथड क्यों लगना चाहिए, देखो बेटा आपका डब्ल्यूडीवी मेथड में पहले साल डेप्रिसिएशन यहाँ होता है, फिर उससे कम होता है अगले साल, फिर उससे कम होता है तीसरे साल, फिर चौथे साल और कम होता है। लेकिन रिपेयर जो होती है पहले साल कम होती है बेटा, और बढ़ जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर बढ़ जाती है, क्योंकि एसेट है, एसेट जो है पुरानी होती जाती है तो ज्यादा ज्यादा रिपेयर मांगती है, तो दोनों ऑफसेट हो जाते हैं इससे। ठीक है बेटा। हाँ जी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, देखो बेटा बिजनेस में कोई काम करता है बेटा केजी में, कोई लीटर में, कोई मीटर में, कोई कुंटल में, तो ऐसी यूनिट मेजरमेंट नहीं कर सकते हम, लेकिन इसका मेजरमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग करने में दिक्कत आती है। और वो दिक्कत क्या आती है कि साहब कोई तो केजी में, कोई लीटर में, कोई मीटर में, कोई क्विंटल में। तो इसको एक यूनिफॉर्म बदलने के लिए हमने क्या कहा साहब, अकाउंटिंग जो होगी वो केवल रुपीज में होगी। इससे इजी हो जाता है बेटा अकाउंटिंग करनी। आगे देखें, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम बेटा क्या है, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल क्या है कि जब भी मैं सेल करता हूं तो एंट्री बना देता हूं इस बेस पे कि वो फ्यूचर में मिल जाएगा, रियलाइज हो जाएगा, या रियलाइजेबल जल्दी नियर फ्यूचर में हो जाएगा, तो इस बेस पे मैं क्या एंट्री बना देता हूं। तो यही क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट होता है। आगे देखें बेटा, देखें बेटा क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ascertain the value of closing stock as on 31st March 2023। वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी है आपको 31 मार्च 2023 की। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, कैश सेल दे रखी है, क्रेडिट सेल दे रखी है बेटा, क्रेडिट सेल दे रखी है, परचेजेस दे रखी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एडवर्टाइजमेंट और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। आगे देखें बेटा, वो कह रहा है एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 2002, यानी पिछले साल के a sum of 12,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 50,000 and was sold during the year 40,000। ठीक है बेटा, तो हमें क्या बताना है इसमें, क्लोजिंग स्टॉक बताना है। हाँ जी बेटा, देखें बेटा जरा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले साहब कुछ नहीं, जो इन्फॉर्मेशन है वो पुट कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक जो लिखा जाता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है बेटा। देखें जरा, तो मैं क्या बनाऊंगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ जी बेटा, तो यहां लिखूंगा बेटा टू ओपनिंग स्टॉक।
हाँ जी बेटा। ओपनिंग स्टॉक कितने का? 1,47,500 रुपए का। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है हम तो वो पुट करे जा रहे हैं, अभी कोई दिमाग मत लगाना बेटा कैसे होएगा और कैसे नहीं होगा, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है हम वो पुट कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, कैश सेल, तो बाई सेल्स। कैश कितनी है? 5,50,000 रुपए। और क्रेडिट कितनी है बेटा? वो है 4 लाख रुपए। तो टोटल सेल आ गई 9,50,000 रुपए। आगे देखें बेटा, परचेजेस 8,85,000 रुपए। तो टू परचेजेस 8,85,000 रुपए। आगे देखें, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं बेटा? वो है 1,35,000। हाँ जी बेटा, मैंने थोड़ा सा इसे छोटा और कर दिया बेटा क्वेश्चन को, जिससे कि आप सॉल्यूशन आराम से देख पाए। हाँ जी बेटा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता बेटा। उसके बाद कह रहा है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। वो कह रहा है कॉस्ट पर 25% है, तो यानी इसका मतलब है बेटा 1/4 ऑन कॉस्ट है, यानी 1/5 ऑफ सेल है। जीपी जो है 1/5 ऑफ सेल है बेटा। आगे देखें, उसके बाद कह रहा है एक 12,500 का माल था। एक मैं यहां लिख देता हूं बेटा, एक 12,500 का गुड्स था जो कि ओपनिंग इन्वेंट्री यानी यहां पर शामिल है बेटा। अच्छा, रिटन ऑफ करा गया था ये, विच वाज ओरिजिनली परचेज्ड, 50,000 का परचेज किया गया था ये। अच्छा, और ये सोल्ड करा गया 40,000 का। सोल्ड कितने का करा गया? 40,000 का। ठीक है बेटा, ये सोल्ड है, ये ओरिजिनल कॉस्ट है, और ये क्या है बेटा? रिटन डाउन जो किया गया है। हाँ जी बेटा, इतनी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, और तो कुछ नहीं है, मैंने सब चीजें मैंने लिख दी हैं कहीं ना कहीं। हाँ जी बेटा, अब एक बात बताएं बेटा, ये जो 9,50,000 रुपए दिख रहे हैं, क्या ये मेरे नॉर्मल सेल है? क्या 9,50,000 ये जो दिख रहे हैं आपको, क्या बेटा ये नॉर्मल सेल है? नहीं सर, ये नॉर्मल सेल नहीं है। तो अगर मैं इसको नॉर्मल सेल में बदल दूं, अगर मैं इसको नॉर्मल सेल में बदल दूं और जीपी निकालूं, तो कैसा रहेगा? हाँ सर ठीक है। देखो बेटा, 40,000 का ये बेका है, 40,000 का ये बेका है, और ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000 की। एक बात बताएं बेटा, ये जो सेल हुई है 9,50,000 की, इसमें 40,000 का गुड्स तो वो बेका है जिसपे 12,500 रुपए कम करे गए हैं, और 9,10,000 रुपए का पे तो नॉर्मल मैंने प्रॉफिट कमाया बेटा। 9,10,000 पे तो मैंने नॉर्मल प्रॉफिट कमाया है, और वो कितना कमाया है? सेल का 1/5, यानी कि 9,10,000 डिवाइडेड बाय 5, 1,82,000 रुपए तो मैंने ये कमाए हैं जीपी। अब 40,000 रुपए वाले पे देखना बेटा, 40,000 की सेल पर मैंने प्रॉफिट कितना कमाया। हाँ जी, 50,000 की ओरिजिनल कॉस्ट है बेटा उसकी, 50,000 का 1/4 कर दूं। सर कभी कर रहे हो 1/4, कभी कर रहे हो 1/5। बेटा ये कॉस्ट है इस वजह से।
तो 12,500 में प्रॉफिट कमाता बेटा इस पे। तो मेरी नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी आती? एनएसपी नॉर्मल सेलिंग प्राइस आती बेटा 62,500 की। और मैंने एक्चुअल में कितना बेचा है बेटा उसे? 40,000 का। तो 62,500 माइनस 40,000, 22,500 रुपये बेटा मैंने कम पर बेचा, बोलो हाँ। हाँ सर, 22,500 रुपये हमने कम सेल करी है। तो यानी इस सेल को या तो मैं नॉर्मल सेल में तब्दील कर दूं बेटा, 22,500 इसमें ऐड कर दूं, तो मेरे नॉर्मल सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ये देखें बेटा, दोबारा देखें जरा। मैंने सेल करी है बेटा 9,50,000 की। 9,50,000 में मैंने बाइफरकेट करे कि 40,000 का तो वो माल बेचा है जिसे मैंने रिटर्न डाउन कर दिया था 12,500 से, और बाकी 9,10,000 पे तो मैंने पूरा मार्जिन कमाया बेटा, ए वन फिफ्थ यानी 1,82,000। इस पे कितना कमाया है? इस पर कितना कमाया? अगर मैं मालूम करूं कि इस पर कितना कमाया तो बता सकते हो बेटा। ओरिजिनल कॉस्ट थी 50,000, 50,000 में 40,000 की बेची है, तो 10,000 मैंने एक तरह से बेटा इस पे लॉस कमाया है। ठीक है बेटा। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि 62,500 जो है नॉर्मल सेलिंग प्राइस है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 62,500, सेलिंग प्राइस करी 40,000 की, तो 22,500 रुपये बेटा मैं यहां पर ऐड कर दूं। इसे नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर बदलने के लिए मैं 22,500 जो है वो यहां पर ऐड कर दूं बेटा। तो कितना आया ये? 9,72,500 रुपये आया बेटा। 9,72,500 रुपये। हाँ जी बेटा, 9,72,500 रुपये मैंने यहां पर नॉर्मल सेल लिया है। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसे भी सही करना पड़ेगा मुझे। और वो कितना रिड्यूस कर रखा था? 12,500, तो 1,47,500 प्लस 12,500, 1,60,000 का ओपनिंग स्टॉक था। 1,60,000 मेरा ओपनिंग स्टॉक था बेटा। अब मैंने सब चीजों को सही कर दिया। ओपनिंग स्टॉक में 12,500 कम था तो वो जोड़ दिया, और उसके बाद जो सेल थी जो कम करी थी उसको मैंने बूस्ट करके सही कर दिया सेल को। 9,72,000। अब मैं इस 9,72,500 का जीपी यहां लिख सकता हूं बेटा, 2 जीपी 9,72,500 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आया बेटा 1,94,500। ठीक है बेटा। तो अब मैं क्या निकाल दूंगा यहां से? बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। और वो कितना आएगा आपका? 1,60,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस 8,85,000 प्लस 1,35,000 प्लस 1,94,500 माइनस 9,72,500। यह है बेटा 4,02,000 का क्लोजिंग स्टॉक। 4,02,000 का क्या आ गया बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। तो यही आपका आंसर होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 4,02,000। हाँ जी बेटा। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? नहीं सर। चलें बेटा आगे। 2A। देखो बेटा क्या कह रहा है। From the following particulars, prepare bank reconciliation statement as on 31st December 2022. Debit balance overdraft shown by passbook 2,48,000 रुपए। यानी बैंक वाले कह रहे हैं साहब
हमें पैसे चाहिए कितने, 2,48,000 रुपये। हाँ जी बेटा। तो बेटा 2,48,000 मैंने ले लिया कैलकुलेटर पे, 2,48,000 रुपये बैंक वाले मांग रहे हैं कि साहब 31 दिसंबर में 2,48,000 रुपये हमें हमें चाहिए आपसे। ठीक है बेटा, बिजनेसमैन से, नाम वाम कुछ नहीं दे रखा। कभी तो दे देंगे इंस्टीट्यूट वाले बेटा इतने टिपिकल नाम कि पढ़े भी ना जाएं। और अभी इस क्वेश्चन में नाम ही नहीं दे रखा बेटा, गुमनाम बिजनेसमैन। देखें जरा सेकंड पॉइंट, checks of 2,10,000 were issued in the last week of December, but of these 1,40,000 only were presented for payment। कितने से फर्क पड़ेगा, डिफरेंस से। हाँ जी, डिफरेंस से कितना फर्क पड़ेगा, 70,000 का। 70,000 रुपये पेमेंट लेने ही नहीं पहुंचे बेटा, बैंक में 70,000 रुपये के पेमेंट लेने ही नहीं पहुंचे। मेरा बेटा कैश बुक और पासबुक ये है, कैश बुक में मैंने कह दिया कि वो पेमेंट ले जाएंगे 2,10,000 का, यानी ओडी बढ़ा दिया, लेकिन बैंक में ओडी कम है, तो इसका ओडी बैंक से मुझे कैश बुक पे आना है, तो ओडी बढ़ा दू बेटा इसका, कितना, 70,000 रुपये से। तो 2,48,000 प्लस 70,000। लो बेटा यहाँ पे भी लिखता जा रहा हूं मैं, 70,000 रुपये प्लस होगा। हाँ जी आगे देखें, 2,48,000 भी लिखती है बेटा, लो बेटा लो। हाँ जी आगे देखें, ए चेक फॉर 19,200 ड्रॉन फॉर द पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक एज 29,200 बट वाज शोन करेक्टली इन द बैंक स्टेटमेंट। 19,200 का चेक दिया बेटा टेलीफोन बिल का, लेकिन वो लिख दिए कैश बुक में 29,200, तो ओडी बढ़ा दिया कैश बुक का, लेकिन पासबुक का सही है बेटा 19,200 ही है। तो कितने से फर्क पड़ेगा, 10,000 रुपए से। 10,000 रुपए से ओडी जो है वो कैश बुक का बढ़ रहा है, तो मुझे भी बढ़ाना पड़ेगा, पासबुक से कैश बुक पे जाना है बेटा, तो ओडी बढ़ा दूंगा 10,000 रुपए प्लस प्लस 10,000। हाँ जी बेटा आगे देखें, A check received of 37,520 entered twice in the cash book। चेक रिसीव्ड हुआ बेटा 37,520 का, और दो बार लिख दिया गया किसमें, कैश बुक में, तो ओडी कम कर दिया, पासबुक का ओडी बढ़ा हुआ है, पासबुक से कैश बुक पे आना बेटा, क्या करूं, कम कर दूं, 37,520 माइनस 37,520। आगे देखें फिफ्थ पॉइंट, ए चेक फॉर 11,700 was issued for purchase of merchandise and was paid by bank but not recorded in the cash book। एक चेक इशूड किया है सामान खरीदने के लिए और पेमेंट कर दिया है, लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा गया। 1,17,000 से ओडी बढ़ा हुआ है पासबुक बैंक का, लेकिन वो यहाँ पर एंट्री नहीं है, तो ओडी इसका कैश बुक का नीचे हो रहा है बेटा, तो पासबुक से कैश बुक पे आना बेटा, क्या कर दूं, माइनस 1,17,000 माइनस 1,17,000। इंटरेस्ट ऑन ओडी एंड बैंक चार्जेस 3,500 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। फटाफट से बताओ बेटा क्या करूं, माइनस 3,500 रुपए। सर इसे भी समझा दो। देखो बेटा कैश बुक का ओवरड्राफ्ट नीचे है, पासबुक का बढ़ा है, बैंक ने गलती थोड़ी ना की, बैंक ने तो ओडी बढ़ा दिया आपका, लेकिन कैश बुक में लिखा ही नहीं गया, तो ओडी कम है, तो पासबुक से कैश बुक पे जाना है बेटा, तो क्या करूं, माइनस। हाँ जी बेटा आगे देखें, एक चेक फॉर 45,000 वाज क्रेडिटेड इन द पासबुक बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। 45,000 से कैश बुक बढ़ी हुई है बेटा, ओडी बढ़ा हुआ है, लेकिन पासबुक का कम है, तो पासबुक से कैश बुक पे जाना है बेटा, तो क्या करूं, प्लस 45,000 रुपए। हाँ जी आगे देखें, ए बिल ऑफ एक्सचेंज 26,200 वाज डिस्काउंटेड विद द बैंक रिटर्न डिसऑनर्ड बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। 26,200 से ओडी बैंक ने बढ़ा दिया होगा बेटा, उसने तो काट दिया होगा पेमेंट कि साहब उसने थर्ड पार्टी ने पेमेंट नहीं किया 26,200 का, तो उसने ओडी बढ़ा दिया 26,200 से। अब जब बिजनेसमैन को पता नहीं है तो उसका ओडी कम है, तो बेटा क्या करूं, पासबुक से कहां जाना है, कैश बुक, तो माइनस करूंगा 26,200 रुपए।
आगे देखें, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 12,000। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 12,000। क्या फर्क पड़ेगा बेटा, इससे ओडी जो है वो कम हो जाएगा। जब पेमेंट साइड का मैं अंडरकास्ट टोटल गलत लगा दूंगा तो ओडी जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। हाँ जी, पेमेंट साइड अंडरकास्ट बाय 12,000। तो पेमेंट साइड जब मैं टोटल कम लगा दूंगा तो ओडी कम हो गया। बैंक वालों ने गलती नहीं की, ओडी बढ़ा रखा है। तो बैंक पासबुक यहाँ है बेटा, कैश बुक यहाँ है, तो पासबुक को क्या करूंगा मैं, कम करूंगा 12,000 से। हाँ जी बेटा, बस यही पॉइंट थे। हे प्रभु, सजेस्टेड से मैच कर जाए ये, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। 2,48,000 प्लस 70,000 प्लस 10,000 माइनस 37,520 माइनस 1,17,000 माइनस 3,500 प्लस 45,000 माइनस 26,200 माइनस 12,000। यह है बेटा 1,76,780। बिजनेसमैन कितने बता रहा है बेटा, मेरे पास है 1,76,780 रुपए बैंक को देने के लिए। हाँ जी, ओडी एज पर कैश बुक, ये निकल के आया बेटा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।